हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2 वायुमंडल और जलमंडल का विकास। देखिए, पृथ्वी पर जो वायुमंडल पाया जाता है, वर्तमान में जो वायुमंडल है, वर्तमान में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये इसके मुख्य अवयव हैं, मुख्य रूप। लेकिन क्या शुरुआत भी ऐसी ही थी? नहीं, शुरुआत जो है वो यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, उनकी प्रमुखता थी। ठीक है, देखेंगे आप लोग वायुमंडल जो है इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सौर पवन के कारण, अपन ने पहले भी पढ़ी थी ये बात कि सौर पवन के कारण जो है पृथ्वी का जो कुछ भाग है वो बिखर गया था और दूर चला गया। सूर्य से अलग हुआ भाग भी दूर की साइड गया है, बाहर की तरफ गया है। पृथ्वी से अलग हुआ भाग भी जो है सौर पवन के कारण बाहर की तरफ निकला है। तो देखिए, इस सौर पवन के कारण जो है ये जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें हैं, इनसे बना हुआ जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से दूर चला गया। और सौर पवन के कारण ही या तो वो दूर चला गया या फिर वो समाप्त हो गया। तो अपन ये तो कह नहीं सकते कि वह समाप्त हो गया, क्योंकि वर्तमान में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें जो हैं वो वायुमंडल में पाई जाती हैं, लेकिन वो कम मात्रा में पाई जाती हैं वर्तमान में। तो देखिए, उस समय में जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी तो वो मानव जीवन के लिए तो अनुपयुक्त थी, मानव को तो ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो वर्तमान जो वायुमंडल का स्वरूप है, ये वायुमंडल का स्वरूप आने की जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाएँ बताई गई हैं। पहली अवस्था जो है इसमें आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास हुआ, अर्थात शुरुआत में जो वायुमंडल बना या शुरुआत में जो वायुमंडल था उसमें जो गैसें थी उन गैसों का ह्रास हुआ। दूसरी अवस्था में हुआ क्या, इसी में जब अपन आगे देखेंगे तो देखिए दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखिए वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी, और दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें और जलवाष्प बाहर निकले। तो देखिए, उस समय में क्या था कि निरंतर या लगातार जो है पृथ्वी से ज्वालामुखी फूट रहे थे। उन ज्वालामुखी के फूटने से ज्वालामुखी का जो लावा निकलता, उस लावा के साथ में वायुमंडल में जो है वो जो लावा निकला, उस लावा के साथ में गैसों का उत्सर्जन भी हुआ। गैसें भी निकली कई सारी। अब इनमें क्या था कि वायुमंडल में इनकी अधिक मात्रा स्वतंत्र में बहुत कम मात्रा थी। भीतरी भाग से जो गैसें धरती पर आईं, जो ये जो है ज्वालामुखी के माध्यम से जो गैसें भूगर्भ से ऊपर की तरफ आईं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैस उत्सर्जन। तो उससे गैस उत्सर्जन हुआ। गैस, अब देखिए टेम्परेचर बढ़ा। अब धीरे धीरे क्या है, कालांतर में पृथ्वी जो है वो ठंडी होने लगी। ठंडा होने के कारण जलवाष्प, देखिए भूगर्भ से जब जलवाष्प का उत्सर्जन भी हुआ है, जलवाष्प भी निकली है, तो उस जलवाष्प का संघनन होना शुरू हुआ। अब संघनन के कारण क्या हुआ कि जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये वर्षा के जल से देखिए जलवाष्प जब संघनित होती है तो उससे वर्षा होती है। उस वर्षा, वो जो वर्षा जल है, उस वर्षा जल ने वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी उसके साथ में क्रिया की, और क्रिया करने के बाद में घुलने से तापमान में और ज़्यादा गिरावट आ गई। अब जब तापमान में गिरावट आई तो अधिक मात्रा में संघनन हुआ, और अधिक मात्रा में संघनन होने से वर्षा भी अधिक मात्रा में हुई। अब ये जो वर्षा हुई, इसके कारण जो वर्षा का जल था वो जो गर्त थे, गर्त का अर्थ है खड्डे जो थे, उनमें वो जल एकत्रित हुआ, और वो जो गर्त हैं वो महासागरों के रूप में आज भी विद्यमान है। अब महासागरों की जो उत्पत्ति है, उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। मतलब पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उसके लगभग 50 करोड़ सालों के दौरान जो है महासागरों का निर्माण हुआ या महासागर बने हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 350 करोड़ साल पहले मानी जाती है। तो महासागर जो है वो लगभग महासागर जो हैं इनको लगभग 400 करोड़ साल पुराना माना जाता है, लगभग 380 करोड़ साल पहले। अब 400 करोड़ साल पहले जो है महासागरों का विकास हुआ तो या महासागर बने। तो वो जो महासागर बने
उन महासागरों में जीवन की जो शुरुआत हुई वो महासागरों से ही हुई है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे कि 380 करोड़ साल पहले जीवन का आरंभ हुआ, यद्यपि लगभग इतने से 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक ही सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई और लंबे समय तक जो है जीवन वो केवल महासागरों तक ही सीमित था। लेकिन अब जैसे उन महासागरों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जो है उस ऑक्सीजन में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगी और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है स्वतंत्र रूप से जीवन के विकास के लिए पर्याप्त हो गई। पहले स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन की मात्रा कम थी। अब बात करते हैं अपन जीवन की उत्पत्ति के बारे में। तो देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति और उसके विकास से संबंधित है। देखिए अपन इसके बारे में सीधी सी बात करें कि जीवन की उत्पत्ति को जो है रासायनिक प्रतिक्रिया बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं ये इसको रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत क्या है कि जटिल जैव अणु जो हैं, कार्बनिक अणु, उनका समूहन हुआ, अर्थात वो संगठित हुए। संगठित होने के बाद में वो धीरे धीरे मतलब ऑटोनॉमस की तरह काम करना है, अर्थात स्वतः ही डेवलप होते जाते हैं, अर्थात वो दोबारा अपना चक्र जो है वो बढ़ाते रहते हैं। एक बार निर्मित हुआ फिर उससे दोबारा और निर्मित हो जाएगा, कुछ ऐसा जो है उसका चक्र चलता रहता है। तो इससे क्या हुआ कि जो निर्जीव पदार्थ हैं वो धीरे धीरे जीवित पदार्थों में परिवर्तित हो गए। और इसके प्रमाण के रूप में अगर अपन देखें तो देखिए जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के बीच में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि जीवन तो था उस समय में, चट्टान पाए जाने जीवाश्म के रूप में है। तो निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्व में अब लगभग भूगर्भ में 300 करोड़ साल पुरानी जो शैलें पाई गई हैं भूगर्भ में भी जो शैलें पाई गई हैं लगभग 300 करोड़ साल पुरानी, उसमें शैवाल की संरचना पाई गई है। अब वो जो शैवाल की संरचना है उस शैवाल की संरचना वर्तमान जो शैवाल है उससे मिलती जुलती है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि लगभग 300 करोड़ साल पहले जो है वो जीवन था, अर्थात उस समय में शैवाल जो है उस समय में उत्पन्न हो चुके थे। और जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जाता है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम पेज नंबर 18 पर दर्शाया गया है। तो वो अपन आगे देखेंगे इसी बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कोशिकीय अर्थात जो मानव है, मानव आज का जो वर्तमान जो मानव है, तो इसके विकास की कथा एक कोशिकीय जीव शैवाल वहाँ से लेकर और आधुनिक काल तक उसका जो भी घटनाक्रम रहा वो उसको अपन कहते हैं भूवैज्ञानिक काल मापक्रम के माध्यम से उसको प्राप्त किया जाता है। और उसके बारे में अपन बात करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू।